नमस्कार, मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की और उस योजना के बारे में जो होगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित अग्रवाल समेत कई अधिकारीगण मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है वो बेहद निंदनीय है। साथ ही उन्होंने पंजाब में वर्तमान सरकार को बर्खास्त करने के साथ साथ राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव पंजाब में कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि और प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा काफी अहम है। नरेंद्र मोदी और अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। राम मंदिर के निर्माण का रास्ता पीएम मोदी ने सुनिश्चित किया। सीएए का कानून पीएम मोदी ने बनाया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया। इसलिए करोड़ों लोगों की भावनाएं प्रधानमंत्री के साथ है। वहीं उन्होंने बताया कि आज जीवनदायिनी मनसा देवी मंदिर में जाकर प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना भी की है और सभी मंत्रियों ने जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। नववर्ष के शुरू होते ही कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ है जिसकी ज़रूर मैं चर्चा सबसे पहले करना चाहूँगा। और जो महत्वपूर्ण एक घटना जिसका उल्लेख मैं कर रहा हूँ 5 जनवरी का है, आज से 2 दिन पहले का, कि देश के हमारा एक लोकतांत्रिक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के शासकीय मुखिया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से पंजाब में जो एक कार्यक्रम के अंदर अवरोध पैदा करने की जो चेष्टा की है और उसमें अवरोध पैदा भी हुआ है, किसी इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री का किसी एक राज्य में इस प्रकार से अवरोध पैदा किया जाए तो ये निंदनीय है। इसको किसी भी सूरत में स्वीकार करना मैं कहता हूँ मूर्खता होगी। तो इसलिए इसकी निंदा के साथ साथ मैंने तो पंजाब में जो वर्तमान सरकार है उसको बर्खास्त करने की अपील भी की है और राष्ट्रपति शासन लगा करके ही और वहाँ के चुनाव होने चाहिए, क्योंकि चुनाव में आखिर सब पार्टियों के बड़े नेता भी आएंगे। देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि इस कार्यक्रम को मैं पोस्टपोन करता हूँ और इसमें दोबारा से कार्यक्रम करने के लिए ज़रूर आऊँगा, तो कोई भरोसा ऐसा नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था वो पुनः बहाल कर पाएंगे। तो इसलिए इसकी मैं निंदा करता हूँ। और ये जो षड्यंत्रकारी जो घटनाक्रम किया गया वहाँ पर, इस को किसी भी तरीके से कोई भी देश और दुनिया का कोई भी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला नेता ये स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज तक के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ये प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि इन्होंने देश के अंदर जितनी पुरानी कट समस्याएं थी, जितने ऐसे विषय थे जिनके ऊपर शायद प्रधानमंत्री जो पहले के रहे हैं उन्होंने हाथ लगाना भी स्वीकार नहीं किया होगा, उनको इन्होंने हल किया। करोड़ों लोगों के श्रद्धा के पात्र हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ जब ऐसी घटना, शर्मनाक घटना होती है तो ये किसी भी रूप से स्वीकार नहीं की जा सकती और ये मैं समझता हूँ कि ये निंदनीय है। मनसा देवी माता जीवनदायिनी, रक्षादायिनी, वहाँ जा कर के मैंने हवन यज्ञ भी किया और प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु की कामना की, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सब नेता आज एक ज्ञापन दे करके भी आए हैं राज्यपाल महोदय को, और उसमें भी हमने उनसे आग्रह किया है कि राष्ट्रपति जी को निवेदन करें कि कठोर से कठोर कार्रवाई। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष की ओर से सीएमआईई के आंकड़ों का मुद्दा उठाने पर जवाब दिया है और सही आंकड़ों की जानकारी दी। हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं एक अविश्वसनीय
जिसको कहना चाहिए एक मैगजीन के आंकड़ों के आधार पर जितना वो झूठ बोलने का काम उन्होंने कर रखा है शुरू में, और वो है CMIE की जो एक मैगजीन का वो आंकड़ा बार बार दे करके बेरोजगारी का विषय करते हैं। बेरोजगारी के बारे में जो मैं आज अधिकृत आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि हमने आपको पता 3 वर्ष से परिवार पहचान पत्र ये जो है कार्यक्रम शुरू किया हुआ है, और प्रदेश की पूरे परिवारों की जनगणना एक प्रकार से उसमें से होती है, और सबका रजिस्ट्रेशन 98% का रजिस्ट्रेशन उसमें मैं कह सकता हूँ हो गया है। लगभग 2 या 3% ऐसे लोग हैं जो अभी किन्हीं कारणों से शायद उन्होंने नहीं उसको किया होगा, लेकिन समय आने पर मुझे लगता है वो भी करेंगे। तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसका कुल आंकड़ा इस समय मैं आपको बताता हूँ कि 65,78,311 परिवार हैं, और 2,57,99,000 अर्थात 2,58,00,000 की जनसंख्या उसमें अंकित है। और जो बेरोजगारी की बात अगर मैं करता हूं तो इसमें 18 साल से 58 साल तक की जो आयु के लोग हैं वो इसमें 1,72,96,000 हैं, अर्थात 1,73,00,000 मोटा मोटा माने कि ये 18 से 58 वर्ष आयु के कुल जनसंख्या है। अगर उसमें हम अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या गिनते हैं तो 10,59,530 है, और ये वो है जिन्होंने अपने आप कहा है कि मैं बेरोजगार हूं, मुझे रोजगार चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन से बड़ा तो आंकड़ा नहीं हो सकता कोई, बाकी तो सबने सेल्फ डिक्लेयर किया है, और सबका आंकड़ा हमारे पास है कि जो 2,57,00,000 लोग हैं उन सब का जो डाटा है वो मेरे पास है। यानी उसके अंदर एडवोकेट्स हैं, एग्रीकल्चर लेबर है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल PSU एम्प्लॉई हैं, चिल्ड्रन हैं। यानी इसमें अगर बच्चों का आंकड़ा तो 18 लाख तो बच्चे हैं, और कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, एम्प्लॉइज ऑफ अदर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, फार्मर्स हैं। 12,56,000 का आंकड़ा फार्मर्स का है, हाउसवाइफ्स हैं, इंडस्ट्रियल लेबर है, इन्फेंट हैं, लैंड ओनर है, लैंड ओनर फार्मर है, अदर लेबर है, पेंशनर्स हैं, प्राइवेट कंट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज हैं, सीनियर सिटीजन ओल्ड एज पेंशनर्स हैं, शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, स्टेट गवर्नमेंट PSUs, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज, स्टूडेंट्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स और अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयड जो हैं 11,04,000, ये अगर टोटल हम आंकड़ा गिनते हैं, यानी जिसके अंदर कुछ ऐसे हैं जो 58 से ऊपर के भी हैं, वो भी अपने आप को अनएम्प्लॉयड कुछ लोगों ने कहा है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि 58 वर्ष से ऊपर के एम्प्लॉयमेंट का, यानी अनएम्प्लॉयड का एम्प्लॉयमेंट देने का काम सरकार की प्रयत्नों से तो नहीं हो सकता, अपने आप कोई करेगा। तो इनका अगर मैं केवल 18 से 58 का आंकड़ा अगर बताता हूं कि 1,72,96,000 में से 10,59,530 लोग ये अनएम्प्लॉयड अपने आप को कह रहे हैं, जो 6.1% बनता है। वहीं CM मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा में 114 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 83 ठीक भी हो चुके हैं, 31 का इलाज चल रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि 4.5 लाख लोगों की कल वैक्सीनेशन हुई है और 35 से 40 हजार लोगों की रोजाना टेस्टिंग की जा रही है। ओमिक्रॉन और कोविड की तीसरी लहर बहुत चिंता का ये विषय है, क्योंकि हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। मेरे अपने टूर प्रोग्राम मैंने बनाए थे विधानसभाओं के, वो भी एक बार विड्रा किए हैं। अब छोटी छोटी बैठकों में ही हम अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर, पार्टी के लोगों को बुलाकर छोटे कार्यक्रम 100 संख्या, 50 संख्या, 200 संख्या, इससे नीचे नीचे के सब कर रहे हैं, क्योंकि इतनी छूट हमने बाकी भी समाज के लोगों को दी है, तो उतना ही उसी प्रकार से हम पार्टी के कार्यक्रम कर रहे हैं। तो अभी जो तीसरी लहर आई है, इस लहर में हम देख रहे हैं कि लगभग यानी कल ही 2,500 नए केसेस में आए हैं, जो ठीक हो गए और नए आ गए। ऐसे नेट रिजल्ट एक्टिव केसेस अभी 8,000 हैं, और 8,000 केसेस में ओमिक्रॉन के जो कुल केसेस आए हैं वो 114 आए हैं, जिसमें से 83 ये ठीक हो चुके हैं और 31 अभी उनमें से एक्टिव हैं। तो इस प्रकार से आंकड़ा है। अभी ये फैलने की जो गति है बहुत ज़्यादा गति है। मुझे लगता है कि जितना पिछले दिन आता है अगले दिन उसका 150% ही आ जाता है, 1.5 गुना हो जाता है। तो उस गति से जैसे बढ़ रहा है, अनुमान सब ये लगा रहे हैं कि ये 25 जनवरी के आसपास ये पीक पर पहुंच सकता है, लेकिन ये सब अनुमान है। एक्चुअल में कितने आएंगे
बराबर में हमने वैक्सीनेशन की गति भी अपनी बढ़ाई है। कल 15 से 18 वर्ष के जो लोगों का आंकड़ा था एक दिन का, कुल मिलाकर 4.5 लाख के आसपास एक दिन में कल वैक्सीनेशन हुई है। तो ये वैक्सीनेशन का जो कुल व्याप है वो 4 लाख से ऊपर ऊपर चल रहा है। और उसमें जो हमारे टेस्टिंग है वो भी कोई 35,000 40,000 की टेस्टिंग डेली चल रही है, और आवश्यकता पड़ने पर इसी गति को भी बढ़ाया जा सकता है। युवकों में काफ़ी उत्साह है। तो कुल मिलाकर 15.5 लाख के करीब 15 से 18 वर्ष के जो युवक हैं, हम बहुत जल्दी इन सबको वैक्सीनेशन का वो टीका लगा पाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने 134A के मसले पर बताया कि 134A के तहत 40,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी, लेकिन परिवार पहचान पत्र की शर्त की वजह से भी सभी को दाखिले नहीं मिल सका है, क्योंकि इनमें से 2 लाख तक की आय वाले परिवार भी दाखिला लेना चाहते हैं। वहीं उन्होंने प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर भी जानकारी दी। सुनिए। जिन्होंने परीक्षा दी थी और उनकी अपेक्षा थी कि सब हम प्राइवेट स्कूलों में जाकर के पढ़ें, लेकिन पहली बार चूंकि हमने परिवार पहचान पत्र की इनकम वेरिफिकेशन का भी उसमें लगा दिया है, तो एक विवाद बड़ा खड़ा हुआ कि जिनकी इनकम 2 लाख रुपए से ज़्यादा है वो भी इच्छा कर रहे हैं उसमें एडमिशन प्राप्त करने की, जबकि उनको नहीं दिया जा सकता। तो उसमें जो इनकम का दायरा है उसके अंतर्गत जो आने वाले परिवार हैं उसकी सिलेक्शन करके ही हम क्लियर कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर्स की 3 लोगों की टीम बना दी है, डीओ, डिप्टी कमिश्नर और एक अधिकारी ग्रेड का है। तो तीनों मिलकर के जिन बच्चों का इनकम वेरिफिकेशन का क्लियर करते हैं कि 2 लाख से नीचे परिवार की इनकम है, केवल उनको एडमिशन मिलता है। अभी तक लगभग 12,000 विद्यार्थियों को और विभिन्न स्कूलों में ये मिल चुका है। लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो इस बात का विरोध इस नाते से करते हैं कि उनकी फीस जो है वो कम है। तो इस फीस को भी ध्यान रखते हुए हमने आज ही विचार किया है कि हम उसकी थोड़ी फीस क्यों ना बढ़ा दें। अभी तक जो फीस है ग्रामीण क्षेत्र में वो 300 रुपये और 500 रुपया है। 5वीं तक की 300 रुपये है और 6ठी 7वीं 8वीं 500 रुपया है। शहरों की 500 और 700 है। 5वीं तक 500 है और 6ठी 7वीं 8वीं 700 है। आज से हम उन सब के बच्चों की जो फीस है, मासिक फीस 200 रुपया इस फीस में और जोड़ करके, और सब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों को जो फीस मिलेगी 300-500 के बजाय 500-700 मिलेगी, 500-700 के बजाय 700-900 मिलेगी। तो ऐसा 200 रुपये प्रति बच्चा अर्थात 2400 रुपया प्रति वर्ष का ऐसा इन बच्चों का उनको ज़्यादा मिलेगा। अभी एडमिशन आज चूँकि 12,000 हैं, मुझे लगता है कि और ये 8-10 हज़ार बच्चे बढ़ सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं। तो 20,000 बच्चों का 2400 रुपये के हिसाब से ये लगभग 5 करोड़ रुपये का खर्चा इस साल का और बढ़ जाएगा। तो हम उसको देने के लिए तैयार हैं, और मैं अपील करूंगा कि ऐसे जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो बच्चे उस श्रेणी में आते हैं 2 लाख रुपए से नीचे की इनकम, और उन्होंने टेस्ट जिन्होंने पास कर लिया है, वो दूसरी से लेकर के और 8वीं तक उन बच्चों को एडमिशन दें, ऐसा हमारा उनसे निवेदन है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में अभी तक 138 संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जा चुके हैं। इनकी संख्या 500 की जाएगी। इनमें कम फीस के साथ साथ अध्यापकों को भी अलग कैडर बनाया जाएगा। विज्ञान के विषय की पढ़ाई करवाई जाएगी। ये स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त होंगे। परीक्षा के माध्यम से 2 लाख से कम आय वर्ग वाले परिवारों के बच्चों का इनमें दाखिला किया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र खास करके 8वीं तक की शिक्षा के जो हमारे स्कूल हैं उनका लेवल अच्छा बने, उनके प्रति आकर्षण बढ़े। तो एक तो इसमें हम सरस्वती संस्कृति मॉडल स्कूल इनकी योजना हमने बनाई है। 138 संस्कृति मॉडल स्कूल इस बार खुल चुके हैं। अगले साल 500 संस्कृति मॉडल स्कूल ये खुलेंगे। उसमें फीस भी होगी, उसमें अध्यापकों का कैडर भी अलग होगा, और उसमें जो विज्ञान की पढ़ाई है, मैथमेटिक्स की पढ़ाई है, इसको इंग्लिश मीडियम में कराया जाएगा, ताकि माँ बाप को, पेरेंट्स को लगे कि हाँ हमें कम्पीट करना है आगे चल करके। तो और वो सारे सीबीएसई के साथ एफिलिएटेड होंगे। तो इस प्रकार से एक नया आयाम हम खड़ा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब वो खड़े हो जाएंगे तो जो गरीब बच्चे हैं, 2 लाख रुपए से आय के कम के बच्चे हैं, और उनका टेस्ट हम कराएंगे। टेस्ट करने के बाद उनको उसमें एडमिशन देंगे, तो उनकी जो मांग है प्राइवेट स्कूलों में जाने की वो समाप्त हो जाएगी।
वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अब सौर ऊर्जा पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसके तहत हरियाणा में किसानों को 50,000 सोलर पंप देने का लक्ष्य रखा गया है। करीब 25,000 सोलर पंप दिए जा चुके हैं। सोलर पंप के जरिए किसानों को महज 25% ही खर्च करना पड़ सकता है, बाकी सरकार सब्सिडी देती है। अब सौर ऊर्जा पर ध्यान किया जा रहा है। सौर ऊर्जा पिछले 5 वर्ष से ही हम इसमें गति जो दे रहे हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हैं। 2014 तक केवल मात्र 492 कनेक्शन सौर ऊर्जा के ट्यूबवेल्स के थे और आज 25,500 कनेक्शंस तो दिए जा चुके हैं और 13,800 पर काम चल रहा है। ऐसे लगभग ये 39-40,000 कनेक्शन अभी हो जाएंगे। टारगेट हमारा 50,000 का है कि 50,000 ट्यूबवेल के कनेक्शन ये किसानों को उपलब्ध करा जाए। 10 मेगावाट, 5 हार्स पावर और 10 हार्स पावर, इस लेवल के ही कनेक्शन होंगे ताकि उनको बिजली का कनेक्शन ना लेना पड़े और दिन के समय पावर वो अपनी सौर ऊर्जा के माध्यम से अपने ट्यूबवेल को, जिनकी छोटी खेती है, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 2.5 एकड़ है और पानी का लेवल काफ़ी ऊंचा है, ऐसे सारे क्षेत्र में इन लोगों ने जो लेने की शुरुआत की है, एक बहुत अच्छा एक पग है और बहुत आगे हम बढ़ रहे हैं। इसमें किसान को सिर्फ 25% का खर्च लगाना पड़ता है, 75% उसमें सब्सिडी देते हैं। और इसके साथ दूसरी शर्त है कि माइक्रो इरिगेशन ही होना ज़रूरी है। हम खुला जो इरिगेशन का उसको डिस्करेज कर रहे हैं ताकि माइक्रो इरिगेशन से पानी कम में खेती पूरी की जा सकती है। बचा हुआ पानी वो बाकी खेतों को दिया जा सकता है और लेवल पानी का ज़मीन के नीचे वो भी बहुत नीचे ना गिरे। तो ऐसा एक इसके ऊपर भी हमने जोर लगाया है। हम डिस्करेज कर रहे हैं कि 50 हार्स पावर से ऊपर का पावर का कनेक्शन न दिया जाए, ट्यूबवेल न लगाया जाए। वहाँ पर नहरी पानी को और टैंक बना करके माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से जो पंप लगा करके उस पानी का उपयोग करें माइक्रो इरिगेशन में, ताकि खेती उनको की जा सके। क्योंकि 50 हार्स पावर से नीचे का मतलब है कि 250, 300, 400 फुट नीचे पानी चला जाता है, तो वो 50, 55, 60 हार्स पावर की मोटरें भी लगती हैं। बिजली की खपत भी बहुत होती है। यानी एक ऐसा जो पंप है जो 50 हार्स से ऊपर है, वो सरकार को एक साल में 3.5 लाख से 4 लाख रुपया कॉस्ट करता है। तो 3.5-4 लाख में 5-7 एकड़ जमीन, 10 एकड़ जमीन उसने बो भी ली है, तो उसका फाइनेंशियल नेट आउटपुट वो माइनस में ही है। तो इसलिए उस इतने खर्चे को ना करके हम माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से और नहरी पानी उसको वहाँ पहुँचाएंगे, चाहे वो ऊंचा क्षेत्र भी है, लिफ्ट करके पानी पहुँचाएंगे, तब भी हमको वो फाइनेंशियली वायबल पड़ता है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि भिवानी के डाडम में खनन के दौरान हुए हादसे में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके साथ ही सेंट्रल माइनेंस भी जांच के लिए कमेटी बना रही है। जो भी इस मामले में दोषी होगा, जांच के बाद उसे बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उसके लिए कमेटी बना दी गई है, डिपार्टमेंट ने भी बनाई है और जो सेंट्रल माइंस का जो हमारे इसमें एनवायरमेंटल जो कुछ देखते हैं, जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस देते हैं, उनको भी कुछ गाइडेंस देते हैं कि माइनिंग किस प्रकार से होनी चाहिए। उन्होंने अपनी कमेटी बनाई है। जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसमें कोई कंट्रैक्टर है, चाहे उसमें जो ऑक्शनर है, जिसने ऑक्शन पर लिया हुआ ठेकेदार वो है, या कोई काम करने वाले जो और लोग हैं, जो भी उसके अंदर चीज़ें सामने आ रही हैं। क्योंकि उसकी जो जिस प्रकार से कटाई होनी चाहिए पहाड़ की, उसमें कहीं ना कहीं लैप्स पाया गया है। और जो लैप्स पाया गया है, तो जिन्होंने उसको समय समय पर देखना था, चेक करना था, उनको भी उसके अंदर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो इसकी जो जिम्मेदारी है, एफआईआर हो चुकी है। अब जैसे ही उसका कोई पता लगता है, उनको सख्त सजा दी जाएगी। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने बताया कि आदि बद्री में कई छोटी छोटी नदियों का उद्गम स्थल है। इन नदियों के पानी को इकट्ठा करके एक डैम बनाया जाएगा। इस डैम के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से एमओयू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर 850 करोड़ रुपए के लागत का खर्च आएगा, जिसमें केंद्र सरकार भी मदद करेगी। इससे सरस्वती नदी में पानी का बहाव होगा और आसपास के क्षेत्रों के लिए सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। इसी प्रकार जैसे कोविड भी तीसरी लहर, आदि बद्री वहाँ जो सरस्वती का उद्गम स्थान है, वहाँ कई प्राकृतिक ऐसी छोटी छोटी नदियाँ हैं, वो हिमाचल से निकल करके आगे हरियाणा की जमीन पर आती हैं। और उन सब के पानी का इकट्ठा करके और वहाँ एक डैम बनाया जाए और उस डैम के माध्यम से एक रेगुलेट किया जाए सरस्वती नदी के पानी को,
अब पानी की मात्रा कितनी होगी उस पर निर्भर करता है, लेकिन एक MOU हमारा हिमाचल सरकार से होने वाला है और टेंटेटिव डेट उसकी 21 जनवरी है और उस दिन टेंटेटिव है, फाइनल एक आध दिन में हो जाएगा। तो 21 तारीख को MOU हम करेंगे और MOU होने के बाद फिर उस पर विधिवत लगभग 850 करोड़ रुपए की लागत से और वहाँ वो सारे डैम का प्रपोजल है बनाया जाने का, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें सहायता करेगी और उसका डैम पानी एक प्रकार से तीर्थ, पवित्र तीर्थ के नाते से जो सरस्वती नदी और आगे जो तीर्थ पेहवा और उससे आगे जो बढ़ने वाले उनको तो लाभ होगा ही होगा और सिंचाई के लिए भी बीच बीच में जहाँ उसकी आवश्यकता होगी उस पानी का उपयोग करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला की श्री माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो चूक हुई है वो बेहद ही गंभीर घटना है। पंजाब सरकार की ओर से घोर लापरवाही सामने आई है। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में शासन और प्रशासन प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने में पूरी तरीके से विफल रहा। मनसा देवी के मंदिर में मैंने सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जिस प्रकार से जीवन को उनके साथ खिलवाड़ करने की जो कोशिश की है पंजाब सरकार ने, वहाँ के शासन प्रशासन ने, मैं ऐसी स्थिति में श्री नरेंद्र मोदी जी के लंबी आयु की कामना करता हूँ कि उनके त्याग समर्पण भाव से जो इस प्रकार का जो काम चल रहा है देश की जनता की सेवा के नाते जो लगे हैं उनकी दीर्घायु हो। मां मृत्युंजय मंत्र के माध्यम से हवन यज्ञ करके और उनकी लंबी जीवन की कामना की है। शासकीय दृष्टि से देश के प्रधानमंत्री का पद हमारा लोकतांत्रिक जो देश है इसमें एक सबसे बड़ा पद होता है और जब भी कभी उनके कोई कार्यक्रम बनते हैं तो उनकी रक्षा सुरक्षा, उनके रास्तों को एक प्रकार से सुनिश्चित करना कि उनका जो आवागमन का रास्ता है, यातायात व्यवस्था है, ये प्रदेश सरकार की महती एक जिम्मेवारी होती है और इस जिम्मेवारी का निर्वहन यदि वो ठीक से करते तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। आखिर तो बहुत सी फोर्सेज, एक्स्ट्रा फोर्सेज भी ऐसे सब लगाई जाती हैं और इस प्रकार का कभी भी घटनाक्रम देश के प्रधानमंत्री के साथ, चाहे वो विरोधी पक्ष के कितने बड़े से बड़े विरोध करने वाले राज्य हों, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा इन्होंने छूट दी। इनकी कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। ये ठीक है कि वो लापरवाही की जानकारी और 2-3 दिन बाद, क्योंकि MHA ने एक कमेटी बनाई है 3 सदस्यीय और 3 दिन में लापरवाही भी सामने आ जाएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया ये उनका फेल्योर है शासन प्रशासन का और मैंने तो यहाँ तक कहा है कि राष्ट्रपति को संज्ञान लेना चाहिए और राष्ट्रपति महामहिम को हम भी ज्ञापन सौंपेंगे और निश्चित रूप से इनकी सरकार को बर्खास्त करना निश्चित आखिर शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है और कभी जब ये अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे हैं, हमने तो मांग भी इसीलिए किया है कि राष्ट्रीय चुनाव है, चुनाव में तो सभी नेताओं को, बड़े से बड़े नेताओं को भी वहाँ आना होगा, इसलिए वहाँ की व्यवस्था को जो संभाल सके वही उस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए और इसमें राष्ट्रीय शासन लगाना चाहिए। तो फिलहाल जनता सरकार में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।